Good afternoon, sir. Good afternoon. सिर्फ 12 ही लोग आ रहे हैं क्या? सर एक मिनट, मेरा ज्वाइन हो नहीं रहा ढंग से। तो डिस्कशन स्टार्ट करें बेटा। बेटा हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लास्ट जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव के आई थिंक 4 क्वेश्चन कर लिए थे, राइट? सब्जेक्टिव लेवल 2। Yes, sir. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट? 6 सर 6 में ऐसे पूछना था, वो आंसर में वो रेंज तो नहीं है ना, वो पॉइंट्स ही है ना? आंसर में एक सेकेंड। नहीं सर, रेंज ही आएगी। यस सर, रेंज है। मतलब आंसर में जो a बिलोंग्स टू -√5 से लेके -√3, राइट? तो वो रेंज ही है ऑब्वियसली। सर मेरे पॉइंट्स ही आ रहे थे यही अकेले। चलो मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूंगा। ओके, तो बाकी सबका क्या कहना है कि भाई ये रेंज आ रहा है या सिर्फ वो सिंगल वैल्यूज आ रही है? सर रेंज है, रेंज आ रही है। रेंज है। ओके ओके, तो आप देख लीजिएगा, है ना? ठीक है, दोबारा से करके देखना एक बार। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर इसमें बी नहीं समझ में आया कैसे निकालना है। 7 में बी कैसे निकालना है? फॉर व्हाट रियल बी नहीं हुआ। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो थोड़ा जोर से बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ ए तो कैलकुलेट हो गया था बट बी नहीं हुआ। ओके, वही कह रहा हूँ कि बी नहीं समझ में आ रहा आपको। तो फाइंड ए एंड बी फॉर ऑल द एक्सट्रीमस ऑफ द फंक्शन आर पॉजिटिव and the maxima is at point। इसमें b तो कैलकुलेट हो भी नहीं सकता। b तो ऑल रियल वैल्यूज आएगा, मतलब एक कुछ मर्जी हो जाए, b का उसके साथ कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। सर आंसर में दिया हुआ बी। यस सर, आंसर में बी की कुछ वैल्यूज गिवन है। एक सेकेंड, फाइंड ए एंड बी ऑल एक्सट्रीमास ऑफ द फंक्शन। ऑल एक्सट्रीमा निकालेंगे तो आप डैश लिखेंगे, तो जैसे ही बी खत्म हो जाएगा आर पॉजिटिव, तो इसके क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए। एंड द मैक्सिमम इज एट पॉइंट x0 इक्वल्स टू -5। नहीं, b की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। बाकी सर लोगों का अगर कैसे आ रहा है? b की कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो हो ही नहीं सकती बेटा। b तो एक कांस्टेंट में ही है और तो कहीं है भी नहीं। देखो b, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली ये चीजें समझाता हूँ कि b का इफेक्ट क्या जाएगा। देखो, अगर आप जस्ट इन केस आप b को 1 ले लेते हो, ठीक है, मान लो क्यूबिक ऐसा मिल रहा है आपको, ठीक, ये क्यूबिक मिल रहा है जस्ट इन केस फॉर b1। अब बेटा अगर मैं इस b1 की बजाय
इनको पॉइंट को थोड़ा नाम भी दे देते हैं। मान लो ये 2 है, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे, और मान लो ये x इक्वल्स टू 3 पॉइंट है जी जिसपे मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। तो इनको पॉइंट के नाम भी दे देते हैं, जस्ट इन केस इसको मैं -1 बोल देता हूँ। अब अगर b को मैंने 2 रखा, b के 1 की वजह से ये क्यूबिक मिल रहा है, b के 2 रखने की वजह से क्यूबिक कैसा मिलेगा? आपका पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट अबव शिफ्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, इसमें x की वैल्यू नहीं बदलेगी, x तो वही रहेगा, बस इसका आउटपुट बदल जाएगा। यहाँ पे ये -1 ले रहा था तो यहाँ पे ये 0 आउटपुट ले लेगा। सिमिलरली ये वाला जो एक्सट्रीमम वाला पॉइंट है, ये x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, इसका y की वैल्यू बदल जाएगी बस। अब ये 3 हो जाएगी, क्योंकि b इक्वल्स टू 1 पे ये 2 आंसर आ रहा था, तो 2 पे 3 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली 1 और 2 से ग्राफ का जो फर्क पड़ेगा वो किस चीज का फर्क पड़ेगा कि भाई वो 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से ये तो मैंने b की वैल्यू 1 और 2 के लिए बोला है। अगर आप b की कोई भी और वैल्यू यहाँ पे आप डालते हो, कोई प्लस में डालते हो, इससे बड़ी वैल्यू डालोगे या इससे छोटी वैल्यू डालोगे, उससे फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि ग्राफ या तो ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर नीचे की तरफ चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप b को ज्यादा डाल रहे हो या कम डाल रहे हो। तो ग्राफ अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उससे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम थोड़ी चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी x का कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। और वो आप डिफरेंशिएशन से भी बोल पा रहे हो। अगर आप b 1 लेते या 2 लेते, दोनों के ही डिफरेंशिएशन में b तो खत्म ही हो जाता ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है कि b के बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? ग्राफ सिर्फ ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, दैट मींस उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो इन्होंने जो बोला है कि भाई x कोऑर्डिनेट दोनों के जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों एक पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब उसके x की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो b का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एंड मैक्सिमम इज एट पॉइंट x नॉट इक्वल्स टू -5/9। तो मैक्सिमम -5/9 पे मिलना चाहिए, ये एक अलग बोला गया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर दूसरे में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर x नॉट इक्वल्स टू -5/9 बोला है, तो क्या फिर ये दोनों अलग हो गए? क्योंकि पहले में बोला गया है कि दोनों एक्सट्रीमा पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे में बोला है एक मैक्सिमा -5/9 पे होना चाहिए। सर वो एक्सट्रीमा की वैल्यू तो नहीं कह रहा, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा की पॉइंट करते कभी भी अगर हम f' निकाल लेंगे ना, उसके 2 रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा हर केस में। ये बात भी सही है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। यस सर। जो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो नेगेटिव आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता a या b, a की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी जिससे दोनों के दोनों एक्सट्रीमा पॉजिटिव हो जाए, x की वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है जी। कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहने का तो कोई मतलब नहीं होता, फिर वो इसको ऐसे नहीं लिखते कि बोथ एक्सट्रीमास आर पॉजिटिव, बोथ एक्सट्रीमास आर पॉजिटिव। तो x को ही रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने आंसर क्या दिया? मुझे लगता है इन्होंने जो आंसर निकाला है उस ये तो फिर इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि जो उनके आउटपुट है ना वो पॉजिटिव ले रहे हैं। बोथ एक्सट्रीमा पॉजिटिव का ये तो मीनिंग यही बना रहे हैं कि भाई y पॉजिटिव होना चाहिए।
आउटपुट पॉजिटिव। चलो, अगर इनके वाली बात अगर समझ कंसिडर कर लें कि भाई ये y को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तब कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा 5a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ax माइनस 9। अब आपको बोला गया है कि इसका मैक्सिमा जो है वो x इक्वल्स टू -5/9 पे है, तो इसका मतलब भाई x की जगह ये वैल्यू डालने पे 0 हो जाना चाहिए ना। दैट मीन्स 5a स्क्वायर इंटू -5/9 का स्क्वायर प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा ये आ जाएगा आपका 125a स्क्वायर बाय 81 माइनस 20a/9 माइनस 9। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा 125a स्क्वायर माइनस 180a और 9 इंटू 729। अब क्या इसके रूट्स निकल जाएंगे इजीली? इसके रूट्स आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। वन 180 का स्क्वायर माइनस 4 ये आगे कंप्लीट हो जाएगा क्या? यस सर। तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं कि जो आंसर इन्होंने पीछे दिए हैं ना वही सही है आपके। तो अगर मैं उस चीज़ को कंसिडर करके आगे बढ़ जाऊं तो फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो भी वैल्यू आएगी आप इसके बाद बोलेंगे कि भाई ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। तो जैसे इन्होंने बोला है कि भाई एक वैल्यू -9/5 आ रही है, ठीक है ना। तो मान लो इस वैल्यू को लेके हम लोग आगे बढ़े तो वापस से ए की वैल्यू डाल के हम लोग इस क्वाड्रेटिक के ही रूट्स निकाल लेंगे। एक रूट तो हमें पता ही है -5/9 है, दूसरा रूट भी निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट भी निकाल देंगे। तो दूसरा रूट जो भी आएगा हम लोग बोलेंगे एक तो f ऑफ -5/9 जो क्यूबिक आपको दिया गया है वहां पे ये दोनों रूट्स की वैल्यू डाल देंगे। पहला रूट ये है, दूसरा रूट कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो x2 आ रहा है तो आप बोलेंगे कि f ऑफ -5/9 भी पॉजिटिव होना चाहिए, f ऑफ x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आपको b की कंडीशंस मिलेंगी। f ऑफ -5/9 भी पॉजिटिव होना चाहिए, f ऑफ x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। उस क्यूबिक में ये दोनों पॉइंट्स की वैल्यू डाल के उसे पॉजिटिव बनाएंगे तो b के ऊपर कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। हाँ जी बेटा रिस्पॉन्ड करिए, हो जाएगा सॉल्व? हो जाएगा सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सर 9th डाउट है। 9th डाउट है। 9th के लिए सबसे पहले तो भाई ये जो t वाला फंक्शन दिया है इसको कंसिडर करते हैं। इस बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले इसको हम लोग g ऑफ t मान लेते हैं।
g of t is 3t की पावर 4 माइनस 8t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 24t। तो बेटा g डैश t क्या आएगा? 12t क्यूब माइनस 24t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 24t। तो यहाँ से 12 इजीली कॉमन आ जाएगा, तो t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 2। तो क्या इसका कोई रूट सीधा सीधा दिख रहा है आपको? एक तो 1 दिख रहा है ना सीधा सीधा, तो मतलब इसका एक फैक्टर तो t माइनस 1 हो ही जाएगा। बाकी के दो रूट्स दिख रहे हैं क्या? -2 अगर डालते हो सर +1 और 2 2 भी आ रहा है ना एक रूट? सर एक +1 भी आ रहा ये से 2 आ रहा है। एक 2 आ रहा है, एक और रूट कौन सा बोल रहे हो? 1 एक तो 1 तो बोला ही है मैंने, एक 1 है एक 2 है और एक -1 t+1 एक, हाँ एक t प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से इजीली मिल जाएगा जी। हाँ जी, ये 3 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो g डैश t ये आ रहा है आपका, दैट मीन्स अगर अब मुझे gt का ग्राफ बनाना पड़े तो gt का ग्राफ कैसा होगा? और ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट से ऐसे चलता है, ठीक है ना, ऐसे चलता है। और साथ में एक तो t इक्वल्स टू -1, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2, ये 3 पॉइंट्स पे क्या रहेगा? एक्सट्रीमम रहेगा। और इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ -1 जी? g ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है? g ऑफ -1 3 + 8 11 -19 -19, बिल्कुल ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। g ऑफ 0 पे तो 0 आ ही जाएगा, ठीक है, 0 पे 0 आ ही रहा है। ये -1 वाला पॉइंट है जिसपे आंसर आ रहा है -19। 1 पे कितना आंसर आएगा? 13 13 13 आ जाएगा, आएगा। ठीक है। 1 पे आंसर आ गया 13 और 2 पे कितना आंसर आएगा? 2 पे आ जाएगा आपका 16 48 64, दैट मीन्स -16 और -24 -48 आ जाएगा। ऐसा ग्राफ रहेगा ये। ठीक, ये आपका g ऑफ t का ग्राफ हमने बनाया है। अब बेटा हमें f ऑफ x मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो आप, और ये x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच में है जी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, तो वैसा ही हम लोग मेथड यहाँ पे लगाएंगे। मान लो मैं f ऑफ 1.2 की वैल्यू आपसे जानना चाहता हूँ, तो f ऑफ 1.2 आपका क्या होगा? मिनिमम ऑफ g ऑफ t वेयर t लाइज बिटवीन 1 से लेके x मतलब 1.2 g, मतलब t की वैल्यूज 1 से लेके 1.2 के बीच में वेरी करानी है और उसमें चेक करना है कि भाई g की मिनिमम आउटपुट कब मिलेगी। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में ये जो ग्राफ है ना, वो डिक्रीजिंग ग्राफ है जी। 1.2 भी मिलेगी। तो मतलब आप t को 1 डालेंगे, फिर आप t को 1.01 भी डालेंगे, फिर 1.02 भी डालेंगे, ऐसे करके 1.2 तक डालते रहेंगे। तो सबसे छोटा आउटपुट g कब देगा? 1.2 पे देगा, सबसे बड़े इनपुट पे देगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि f ऑफ 1.2 विल बी इक्वल्स टू g ऑफ 1.2। ठीक, सिमिलरली अगर आप f ऑफ 1.3 निकालते हो तब भी आपका सिचुएशन क्या बनेगा? मिनिमम ऑफ g ऑफ t वेयर t लाइज बिटवीन 1 to 1.3। अगेन
क्योंकि ये GT एक डिक्रीजिंग ग्राफ है इस इंटरवल में, तो जब आप t को 1 से लेके 1.3 के बीच में वेरी कराएंगे तो सबसे छोटा आउटपुट कब मिलेगा? 1.3 पे मिलेगा। 1.3 f of 1.3 is equals to g of 1.3। तो मैं इस तरीके से बेटा ये बोल सकता हूँ कि f of x is basically equals to g of x for x lies between 1 to 2। आप f of 1.4 निकाल के देख लो, f of 1.5 निकाल के देख लो, 1.8 निकाल के देख लो, आपको सारे के सारे वो g के बराबर ही मिलेंगे। तो हम लोग बोल देंगे कि f of x will be equals to g of x for all the x lying between 1 to 2g। क्या ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फंक्शन की जी। उसको मैं फॉर द टाइमिंग h of t मान लेता हूँ, ठीक। 3t plus 1/4 sin square pi t plus 2, और उसमें t वेरी कराना है आपने, t 2 से लेके x तक वेरी कराना है, वेयर x बिलोंग्स टू 2 to 4g। अब पहले तो बेटा इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग h डैश t निकालते हैं। h डैश t क्या आएगा? 3 plus 2 sin pi t into cos pi t into pi, यही आएगा। और ये 2 sin थीटा, ये आप समझ ही रहे हो कि sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये Yeah. पाई बाय 4 इंटू sin साइन 2 pi t 2 पाई टी बन जाएगा। h डैश टी। अब क्या बेटा ये कभी नेगेटिव होगा? नेगेटिव तो होगा नहीं ना, क्योंकि पाई बाय 4 क्या रहना है? अप्रोक्सीमेटली 0.8 रहना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके भी ये ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? -0.8 से लेके 0.8 के बीच में रहना है। 0.8। जब आप 3 एक एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हो तो h डैश तो हमेशा क्या हो गया? तो h ऑफ t का जो ग्राफ आपका बनेगा वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो मैं बोल सकता हूं, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना पड़े तो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। तो मान लो t इक्वल्स टू 0 से ले लेते हैं, ऑल्दो t इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करना है। तो t इक्वल्स टू 2 पे कितना आंसर आएगा? t इक्वल्स टू 2 3 पे आ आएगा, जाएगा। 2 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, है ना। 8 Yes, sir. 8 आ जाएगा। और इसके बाद ग्राफ तो इंक्रीज ही करना ही है, तो हम लोग मान लो ऐसा कुछ ग्राफ इंक्रीज होकर चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, जो fx सेकंड वाला पार्ट है जिसमें थ्योरी क्या बन रही है? मिनिमम ऑफ दिस। अब उसमें अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको मिनिमम है ना 2 to 4 के लिए है, अगर मैं आपसे बोलूं भाई f ऑफ 2.2 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा f ऑफ 2.2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? मिनिमम ऑफ, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम ऑफ h ऑफ t where t lies between 2 to x, that means 2.2। 2.2। Yes. तो बेटा h ऑफ t एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो t को अगर आप 2 से लेके 2.2 तक वेरी कराएंगे तो सबसे ज्यादा आंसर कब मिलेगा आपको? 2.2. 2.2 पे। तो दैट मींस f ऑफ 2.2 विल बी इक्वल्स टू h ऑफ 2.2, राइट। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ 2.4 के बारे में बात करूं तो वो क्या बनेगा? मैक्सिमम ऑफ h ऑफ t 2 से लेके 2.4। हाँ जी, अब मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी जी? ये भी 2.4 होगा ना।
सही है। Yes, sir. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या मैं ये बोल दूं कि भाई f of x h of x के ही बराबर आ जाएगा फॉर ऑल दी x बिलोंग्स टू 2 to 4 ही। ठीक है ना, आप आगे की वैल्यूज भी कैलकुलेट करके आप बोल सकते हो 2.6, 2.7, 3.2, 3.4 है ना, इन सबको वेरी चेक करके भी आप बोल सकते हो कि f of x भी h x के ही बराबर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट इसमें खैर ये नहीं था। तो अब क्या gx सीधा सीधा जो फंक्शन मैंने माना था, जिसको नाम दे दिया था gx का, सीधा सीधा वही लिख देंगे आप, तो fx मिल गया आपको। बेटा जब fx मिल गया, अब आप क्या इस फंक्शन के लिए आप इसका ग्रेटेस्ट, इसका मैक्सिमा मिनिमा सब चेक कर लेंगे क्या? यस सर। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें ना, उसका ग्राफ क्या रहेगा? अब देखो gx है, 1 से 2 के बीच में अगर आप gx का ग्राफ बनाओगे तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा जी। इसमें 1 पे 13 आंसर आएगा और 2 पे आएगा 8 आंसर। और hx आपने देखा था, hx भी 2 पे 8 ही आता है और उसके बाद ये इंक्रीज करता रहता है। तो hx तो 2 से लेके इसका ग्राफ 4 तक ऐसा रहेगा जी। ठीक है ना, 4 पे आप वैल्यू कैलकुलेट भले करके देख सकते हो। 4 पे कितनी आ जाएगी? 4 पे 0 आ जाएगा और एक 14 आ जाएगा, राइट? Yes. तो मतलब ये आउटपुट आपका रहेगा 14। ये 13 था, ये सही है। तो ऐसा ग्राफ है बेटा। मिनिमम कब कब मिल रहा है आपको? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम इज 14, मिनिमम इज 8। सानिध्य समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, 11। सर हाँ जी, कौन सा? सर? 11। हाँ जी, नहीं, डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन है, चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर हमें चेक नहीं करना होता कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां पे भी आ सकता है कि जहाँ पे f डैश x 0 ना हो सकता है। तो फिर चेक नहीं करना होगा हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ बनाते हुए? तो आपको इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या ज़रूरत है? आपको तो एक्सट्रीमम देखना है। नहीं देखना तो एक्सट्रीमम में, लेकिन ग्राफ गलत नहीं बन जाएगा? मतलब अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो कंसीडर ना करें तो जब मैंने ये वाला आपको ग्राफ बनाया, मैंने इतना बारीकी से नहीं बनाया है। मैंने तो सीधा सीधा बस ऊपर की ऐसी लाइन बना दी। और सिर्फ इतना ऊपर का लाइन बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब वो ऊपर की तरफ ऐसे करके टेढ़ा ऐसे से जा रहा है, या सीधा सीधा ऐसे चला गया, या ऐसे टेढ़ा घूम के जा रहा है ऊपर, मुझे इतना मतलब नहीं है। अल्टीमेटली मेरे को पता है कि भाई यहाँ से लेके ग्राफ ऊपर की तरफ जाता रहेगा। 2 पे 8 आंसर आएगा, 4 पे आंसर 14 आएगा, एंड 2 पे जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा आएगा और 4 पे जो आंसर आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। दैट इज द ओनली नीड आई हैव फॉर दिस क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अगर आपको और ज्यादा बारीकी की जरूरत पड़ रही है, अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहे हैं या कुछ और जरूरत है, तो बात अलग होगी। यस सर, ओके। ठीक है ना, ये सारी बातें क्या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जिस ग्राफ के लिए आपको बहुत सारा एक्यूरेसी की जरूरत है, तो आप जरूर एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे। जिसमें इतना ज़्यादा नहीं जरूरत है, आप उसके हिसाब से बनाते हो। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। So 12th question. 12th question,
The company proposes to increase the annual membership and that for every rupees increase, one subscriber will discontinue. देखिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या होगा जी? इन्होंने जैसे बोला है कि 500 मेंबर्स हैं और 500 मेंबर्स हैं तो भाई हर एक मेंबर से वो 300 रुपये ले रहे हैं, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर 1 रुपीस का आप इंक्रीमेंट करते हो तो उससे एक मेंबर कम हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब अगर मैं x रुपी का इंक्रीमेंट कर देता हूं तो फिर कितने मेंबर कम हो जाएंगे? x मेंबर्स कम हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर पर मेंबरशिप मैं 300 प्लस x कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 500 माइनस 500 minus x. तो ये उनका टोटल रेवेन्यू। तो बेटा अब आपका x में एक क्वाड्रेटिक बन गया है, इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13। डाउट है सर 13th। ये सर डाउट है सर The chord of length r divides a circular area of r into two regions. Find the sides of the rectangle with the largest area that can be inscribed in the smaller region with one side along the given chord. हाँ जी, इसमें 13 में करना क्या है? देखिए एक सर्कल है विद रेडियस r, इसमें आप एक कॉर्ड बना रहे हो जिसका लेंथ भी कैपिटल R के बराबर ही है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा? ठीक है ना, 60 होगा ना ये? यस सर। अब आपको बोला गया है कि ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर मुझे रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो मैं इस रीजन को यहाँ पे दोबारा से प्लॉट कर रहा हूँ। तो दिस इज ए बी साइड, और ये आर के बीच की, ठीक है। अब इसके अंदर रेक्टेंगल आपने बनाना है। रेक्टेंगल का एक साइड क्या होना चाहिए? इस कॉर्ड के अलोंग ही होना चाहिए, ये उन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा है, ठीक। अब इस रेक्टेंगल के साइड ना पी क्यू आर एस नाम इसको दे देते हैं। अब आपको इस रेक्टेंगल के लिए सोचना है क्या होना चाहिए ना, क्या एरिया वगैरह है ना, मैक्सिमम एरिया बनाना है, इसके क्या साइड्स वगैरह लिए जा सकते हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा यहाँ पे ना बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा रहेगा, और ये इसका एरिया बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर बोल दूँ तो ये लेंथ इसका आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। और सर उनको x दोनों साइड x एज्यूम कर लेंगे सेंटर। इसको x मानना है, x 2x मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी सर टोटल लेंथ। वही सोच रहा था एंगल थीटा मान लेंगे। एंगल थीटा मान लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। Yes, इस sir. एंगल को ना मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। लेंथ 2r sin थीटा हो जाएगी। इस पॉइंट को एम भी मान लेता हूँ मैं, एंड दिस इज सेंटर।
तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना है तो सिमेट्रिसिटी से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो व्हाट इज OM लेंथ? OM हो जाएगा बेटा r cos थीटा के बराबर जी, ठीक है ना, r cos थीटा के बराबर। और SR 2R sin थीटा। और ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल आपका 60 डिग्री था, तो R cos इस तरफ का एंगल तो कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा ना। yes sir. क्या ये बात समझ में आ रही है? yes sir। AOM, एंगल AOB आपका 60 डिग्री था, तो एंगल AOM कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये अगर मैं इस पॉइंट को N का नाम दे दूं तो बेटा ON लेंथ कितनी हो जाएगी, R cos √3/2 30 डिग्री। तो बेटा रेक्टेंगल की जो हाइट है दैट मींस RS which is equals to MN as well, तो वो MN कितना हो गया, R cos थीटा cos थीटा minus r cos 30। 3/2। ये तो रेक्टेंगल की हो गई हाइट। अब रेक्टेंगल की इस लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सॉरी मैं RS बोल गया, वो PS था, ये वो पॉइंट PS था ना, तो मैं PS लिख देता हूँ इसको। ठीक, अच्छा PS हमें मिल गया है MN के बराबर विच इज दिस। अब बेटा ये कितना होगा इसकी हाइट निकालने के लिए, तो सीधा सीधा ये निकाल लेते हैं, ये R MR sin कितना होगा, MR कितना होगा, R sin थीटा, तो RS कितना हो गया, 2R sin थीटा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया जी, 2R sin थीटा इंटू R cos थीटा माइनस √3/2। क्या इसको डिफरेंशिएट करके आप मैक्सिमाइज कर लेंगे? yes sir। तो सिर्फ थीटा आपका वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सर 14 के आंसर में डाउट है सर। ओके सर ए की वैल्यूज आनी चाहिए, उस पे कोई अब 14 में ए की वैल्यू अब हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करें। yes देखो क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या, ये जो क्यूबिक दिया है ना 2t³ माइनस 9t² प्लस 30 माइनस a इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स है ना, तीनों के तीनों रूट्स वो या तो -2 से छोटे होने चाहिए या फिर +2 से ज्यादा होने चाहिए।
उसका कारण क्या है? देखिए, आपको बोला गया है कि इसके जो 3 रूट मिलेंगे, मान लो मैं इसको T1, T2, T3 का नाम दे देता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप x प्लस 1/x को T1 के बराबर करोगे। अब आपको पता है कि भाई x की कोई मर्जी रियल वैल्यू डाल दो, इसका जो आंसर है वो हमेशा या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है या फिर लेस देन इक्वल्स टू -2 होता है। ठीक, दैट मीन्स अगर ये T1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा या लेस देन इक्वल्स टू -2 होगा, तभी तो ये इक्वालिटी होल्ड कर पाएगी, आपको x की कोई रियल आंसर मिल पाएगा। अगर ये T1 की वैल्यू 1 आ जाए तो फिर तो बेटा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, इसका तो कोई रियल आंसर होएगा ही नहीं। जब T1 की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक भी रियल रूट ना आया, और मान लो T2 और T3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 रियल रूट आ गए, तो 6 तो नहीं मिलेंगे ना। 6 के 6 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? जो पहली T1 की वैल्यू डालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी x के 2 आंसर आने चाहिए, जो दूसरी वैल्यू है T2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 आंसर आने चाहिए, जो तीसरी वैल्यू T3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 आंसर आने चाहिए। ठीक, तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ये T1, T2, T3 क्या हो, या तो लेस देन -2 हो या फिर ग्रेटर देन 2 हो। और इक्वल्स टू मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। जस्ट इन केस मैंने इसको किसी को 2 के एग्जैक्ट बराबर कर दिया, अब इस केस में x के आंसर तो 2 हो जाएंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इसलिए इक्वल्स टू -2 या इक्वल्स टू +2 हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हैं? यस तो बेटा इस क्यूबिक के रूट्स हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूबिक को फॉर द टाइमिंग 2t³ - t² + 30 सिर्फ इतना ही कंसिडर करता हूं मैं, a को अभी ले ही नहीं रहा। ठीक है, a को मैं बाद में ले लूंगा। तो f' कितना होगा? सॉरी 30t था, 30t था या अकेला 30 है? एक सेकेंड, अकेला था। ओनली अकेला 30 है। अकेला 30। ओके ओके, अकेला 30 ही है। तो ये क्यूबिक का ग्राफ मुझे प्लॉट करने के लिए पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना है। 60 स्क्वायर माइनस 18t, इससे 60 कॉमन आके आपका t-3 बन जाएगा। दैट मीन्स इसको 0 के बराबर करेंगे तो बेटा t की वैल्यू 0 एंड v की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस क्यूबिक का ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं बोल सकता हूँ, क्यूबिक रहेगा भी ऐसा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x³ इज पॉजिटिव, तो इस वजह से क्यूबिक ऐसा रहेगा। तो पहले आपको मैक्सिमा मिलेगा और आप देख सकते हो कि t की वैल्यू 0 पे आपको 30 भी मिल जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका 0,30 हो जाएगा, इस पे मैक्सिमा मिलेगा। और फिर आपको t = 3 पे जाके मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू फॉर f(3) कितना आ रहा है? 32754 और 2481, जस्ट 3 आ रहा है, 3 आ रहा है जी। तो ऐसा ग्राफ रहेगा, तो 3,3 पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका ग्राफ है f(t) का। अब आप मेरे को ये बताओ कि g(t) विच इज इक्वल्स टू f(t) माइनस a, इसमें अगर मैं अब -a लगा दूं तो -a के लगाने से फर्क क्या पड़ेगा? ग्राफ नीचे को हो जाएगा थोड़ा सा, ए यूनिट नीचे चला जाएगा, a की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, a यूनिट नीचे आ जाएगा। और आप जैसे देख रहे हो कि भाई f(t) का तो एक ही रियल रूट है जी, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ग्राफ नीचे को ही खींचना पड़ेगा, नीचे की तरफ ही लेके आना पड़ेगा। सही, ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर।
Yes, ये sir. ग्राफ नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, तो कम से कम 3 यूनिट तो लाना ही पड़ेगा ताकि ये 0 पे चला जाए, है ना। तो अगर मैं ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, कुछ ऐसा लेके आता हूँ, तो ये मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट नहीं बदलेंगे, ये पॉइंट तो वही रहेंगे, बस ये है कि इनका आउटपुट थोड़ा बदल जाएगा। अब इस आउटपुट के बदलने की वजह से ना इसके रूट्स की वैल्यू जरूर बदल जाएगी। और इसमें इसमें ये जो दोनों रूट्स हैं बेटा, आप ये देखो कि भाई आपको जब पता है कि मैक्सिमा x इक्वल्स टू 0 पे ही मिलना है, और मैक्सिमा मिलने के बाद आगे के जो 2 रूट्स हैं वो तो राइट साइड में होंगे ना। यस सर। मैं ये बोल सकता हूं ना कि 2 रूट्स पॉजिटिव रहेंगे और एक रूट नेगेटिव रहेगा, सही। क्या ये बात क्लियर है? यस अगर सर। 2 रूट्स को आप नेगेटिव बनाओगे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, 2 रूट्स को नेगेटिव बनाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो जो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे बेटा, मतलब ये आपका रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये छोटे वाला ही 2 से ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली ये तो हो ही जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली ये वाला रूट आपका -2 से छोटा होना चाहिए। इन शॉर्ट ये वाला रूट अगर 2 से ज्यादा होना चाहिए तो बेटा 2 पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, कुछ यहाँ पे होना चाहिए। दैट मीन्स f of 2 शुड बी पॉजिटिव। अगर ये रूट -2 से छोटा होना चाहिए, मतलब -2 कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए ग्राफ के रिस्पेक्ट में, कुछ यहाँ पे। दैट मीन्स f of -2 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. एंड f of 3, आपको पता है f of 3 पे मिनिमा मिलेगा भाई, f of 3 पे तो नेगेटिव भी होना चाहिए ना। सर ये हमने कैसे बताया वैसे कि f of 3 नेगेटिव ही आएगा? बेटा f जब 3 है, 3 पे आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, अगर ये नेगेटिव नीचे ना आए तो बेटा फिर दूसरा रूट कैसे मिलेगा? अच्छा सर ठीक है, समझ गया। इसको जब तू नीचे इधर लेके आएगा तभी तो इन ब्रांचेस की तभी वजह हम से रूट मिलेंगे ना। यस सर। तो f of 3 का नेगेटिव होना जरूरी है, f of 2 का पॉजिटिव होना जरूरी है जी। एंड f of -2 शुड बी पॉजिटिव एज वेल, तभी ये वाला रूट आपका -2 से छोटा होगा। f of 2 अगर पॉजिटिव रहता है, और दैट मीन्स अभी तक ग्राफ ऊपर ही ऐसे ही चलते आ रहे, और 2 पे अगर पॉजिटिव रहे, 3 पे अगर नेगेटिव रहे, तभी तो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में एक रूट ऐसा रहेगा, ठीक। और 3 के बाद एक और रूट, जो ये वाला रूट है ये तो कहीं पे भी मिल जाए आपको, इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 से तो ज्यादा ही है, ठीक है ना, इस रूट के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो बेटा ये 3 कंडीशन आप लोग लगाएंगे और इन तीनों कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ए की वैल्यू आपको मिलेगी, और इनका आपने इंटरसेक्शन लेना होगा। आपकी ये कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए, ये भी होल्ड होनी चाहिए, ये भी होल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सर इसमें d की वैल्यूज
यस सर, डी के लिए कोई इक्वेशन ही नहीं बनी। यस सर। ABC हो गया बस। function has its non-zero local minima, maxima. At x equals to -2 and 2 respectively. If a is the root of this and the possible values of ABCD. देखिए 15 में क्या है, अगर आप इसको gx मान लेते हो और मान लो ये क्यूबिक आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कुछ ऐसा क्यूबिक आ रहा है, तो बेटा fx विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gx, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा कि जहां जहां पे तो ये पॉजिटिव आएगा वहां वहां पे तो अंडर रूट डिफाइन होगा, बाकियों पे अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। और साथ में ये जो ग्राफ है वो आपका कुछ मतलब ऐसा सा ही रहेगा, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, बट हर एक वैल्यू, मतलब मान लो ये वैल्यू 2 आती, ये आउटपुट मान लो है ना 2 आ गया, तो बेटा इस आउटपुट का तो अंडर रूट हो जाएगा जो कि छोटा हो जाएगा। मान लो ये वाला आउटपुट आपका 0.5 आ गया तो इसका भी अंडर रूट होगा, अंडर रूट होने की वजह से ये बढ़ जाता है। तो बेसिकली हर एक आउटपुट में तो चेंज आएगा लेकिन ग्राफ रहेगा कुछ ऐसा ही। ऑब्वियसली बात है 0.5 का रूट 2 के रूट से तो छोटा ही रहेगा ना, मतलब जितना बड़ा वैल्यू ये रहेगा इसी का रूट सबसे ज्यादा होगा ना। ये छोटा आउटपुट है तो इसका रूट भी छोटा आएगा, ये उससे छोटा है इसका रूट भी छोटा होगा, है ना। तो अल्टीमेटली ग्राफ रहना ऐसा ही है। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट्स भी ग्राफ रहेगा ये ऐसा ही, शेप उसका ऐसा रहेगा। इन शॉर्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, वो चेंज नहीं आएगा। ओके, अब बात ये है कि इन्होंने बोला कि ये जो ग्राफ है ना इसमें एक मैक्सिमा भी मिल रहा है, इसमें मिनिमा भी मिल रहा है। तो बेटा इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक्चुअल में ये क्यूबिक का ग्राफ होगा ना वो आपका ग्राफ रहेगा पॉजिटिव साइड में, कुछ ऐसा ग्राफ रहना चाहिए। सॉरी मतलब ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि -2 पे मैक्सिमा मिल रहेगा, 2 पे मिनिमा मिल रहा होगा। ठीक, ताकि जिस पॉइंट से ये एक बार पॉजिटिव आने लग जाए उसके बाद इसका अंडर रूट सब जगह पे डिफाइन हो जाए। अगर ग्राफ ऐसा होगा ना जिसमें मैक्सिमा पे तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है लेकिन मिनिमा वाले पॉइंट पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो अंडर रूट वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो जब डिफाइन नहीं होगा तो लोकल मिनिमा नहीं मिल पाएगा। इस केस में अंडर रूट मतलब fx इक्वल्स टू रूट gx का मिनिमा के लिए ये क्यूबिक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, कुछ ऐसा होना पड़ेगा। ओके सर -2 पे मिनिमम है। यस सर, -2 पे मिनिमा दिया हुआ है उसने। यस सर।
ओके, फिर ए नेगेटिव होगा, फिर ए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कब होगा? फिर ग्राफ बेटा ऐसा होना पड़ेगा, फिर ग्राफ ऐसा होना पड़ेगा। दैट मीन्स ए इज नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है फिर तो ए सीधा सीधा मिल ही गया, और ए का रूट भी आपको बोला x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का रूट है जी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? -2। -2 yes sir। तो ए की जो दूसरी वैल्यू +3 आने वाली थी आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर। ओके तो सीधा सीधा फिर यहीं से लिख देता हूँ, ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया है। ये वाले ग्राफ आपके सही नहीं है, ये वाला ग्राफ आपका सही है, ठीक है। तो इसके अंडर रूट का भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ही होगा। -2 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है तो अंडर रूट वाले का भी इंक्रीजिंग ही होगा, 2 से आगे डिक्रीजिंग ही होगा। तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बदलेगा, आउटपुट जरूर बदल जाएंगे लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बदलेगा, वो इंटरवल नहीं बदलेगा जिसमें इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। ठीक, तो ए तो निकल गया जी। अब क्या है सर डी में ही डाउट था इसका। यस सर, डी नहीं निकला। सर वो तो D ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ये जो f ऑफ -2 है ना, इट शुड बी पॉजिटिव। यस सर। जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, ये जो अंडर रूट पे दिया है ना, fx पॉजिटिव बोल गया गलती से, ये क्यूबिक पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब a-2 का क्यूब, b-2 का स्क्वायर, c इंटू -2 प्लस d, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी तो बेटा इसके अंडर रूट का भी मिनिमा एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर इसने नेगेटिव आंसर दे दिया तब मिनिमा ही नहीं मिलेगा ना आपको। बात समझ में आई? यस सर। और अगर आपने ये वाली कंडीशन लगा ली तो बेटा ये वाली कंडीशन, मतलब वैसे तो ये भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, बट ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाएगा, तो आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ही है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है सच। तो मेन कंडीशन ये है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी तीनों आपको पता है, डी आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 16। सर इसका ग्राफिकल मेथड बता सकते हो आप? 16 में यस सर, मेरे को लग रहा था एक ग्राफ से क्या पता हो जाए, सिमेट्री। ग्राफिकल नहीं, ये तो बेटा रोल्स थ्योरम का सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया भी है, तो ये लगा लो। रोल्स थ्योरम के ऊपर है बेटा सीधा सीधा। ओके यस सर। हाँ जी, अभी ना टाइम हो गया है, बेटर है हम लोग प्रीवियस ईयर्स वाले सेगमेंट को अगले डाउट स्लॉट में करें। मेरी इसके बाद क्लास भी है 4:15 बजे, ठीक है। तो स्टार्ट करने का फायदा नहीं है सर कल वाले में कर लेंगे। प्रीवियस ईयर वाले सेगमेंट में आप लोगों के कितने डाउट हैं? सर 2-3 ही है। कल वाले डाउट सॉल्व में कर लेंगे सर। कितने डाउट हैं? ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सर 1-2। सर मैक्सिमम 2-3 होंगे सभी के ही। तो अगर 1-2 है तो बता दो, फिर खत्म कर ही लेते हैं इसको। तो सबके अगर अलग अलग होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो बताइए, कोई एक आधा है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो क्लास में किया हुआ है ना। आई थिंक 2। यस। क्वेश्चन नंबर 2,
3, 4. So fourth. The continuous function f defined on the real number r assumes positive and negative values in r. When fx equals to 0 has root in r. For example, if it is continuous. Consider fx equals to k times e to the power x minus x. For k positive, set of values of k for which this has two real distinct roots. क्वेश्चन नंबर 4 में k इंटू ई की पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स इसके रूट्स बताने हैं, तो बेटर है आप इसका ग्राफ अलग बना लो, इसका ग्राफ अलग बना लो और चेक कर लो कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाना तो आसान है, तो राइट हैंड साइड का ग्राफ तो ये हो गया जी। अब लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ विच इज y इक्वल्स टू k टाइम्स e की पावर x। अब आपने इसका ग्राफ इस तरीके से बनाना है ताकि इस पे इन दोनों के दो डिस्टिंक्ट रूट आ जाए। दैट मीन्स e की पावर x का ग्राफ अगर आप बनाते हो तो बेटा ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन k की वैल्यूज मल्टीप्लाई कराने की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बने, राइट? यस सर। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे, जिस सिचुएशन में ये जो ग्राफ होगा वो इस लाइन को जस्ट टच करेगा। के की क्या वैल्यू होगी जिसमें ये जो ग्राफ है दोनों एक दूसरे को जस्ट टच करेंगे? क्या आपने ये कैलकुलेट कर लिया है जो तो थर्ड क्वेश्चन में दिखाई हुआ है? क्या थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? यार रिस्पॉन्ड करिए। यस सर, हो गया। तो थर्ड अगर सॉल्व हो गया है तो थर्ड में कौन सा आंसर आया आपका? 1/e। 1/e। तो थर्ड में क्वेश्चन के की वैल्यू आई 1/e। तो बेटा इसी से सीधा सीधा आपका ये वाला सॉल्यूशन भी हो जाएगा कि अगर 1/e इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू x का एक रूट आ रहा है तो k की वैल्यू अगर इससे छोटी होएगी, फॉर फोर्थ क्वेश्चन k की वैल्यू अगर 1/e से छोटी हो जाए तो क्या होगा? ये ग्राफ और ज्यादा नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यस सर। यस सर। जिस पॉइंट पे k इंटू ई की पावर x वाले फंक्शन को जस्ट टच करेगा, उससे अगर आप छोटा k ले लेते हो तो ग्राफ और ज्यादा नीचे चला जाएगा, और जैसे ही वो और ज्यादा नीचे जाएगा तो वो y इक्वल्स टू x लाइन को फिर दो पॉइंट पे कट भी कर देगा। तो k शुड बी लेस देन 1/e। पॉजिटिव तो होना ही है, वैसे भी लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आपका ए ऑप्शन आंसर भी आ गया जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सर 8 बता दो। सर 8 बता दो। 8th में क्या है? 1 प्लस px अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जो लिमिट है वो आ रही है टेंडिंग टू 2। अब px बेटा आपको बोला गया है एक पॉलिनोमियल लेना है डिग्री 4 का, तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल लेंगे तो बेटा ऐसा कंसीडर किया जा सकता है। यस सर। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो px स्क्वायर कितना, x स्क्वायर कितना आ जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां पे बेटा सीधा सीधा x को 0 पुट कर दो, तो आप देख सकते हो ये तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये c आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस c तो आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो बेटा फिर ये लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो उसके लिए जरूरी है d का 0 होना की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और साथ में e का 0 होना, यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ताकि ये टर्म एग्जिस्ट ही ना करें, ये टर्म एग्जिस्ट ही ना करें, ताकि हमें फिर इसकी लिमिट भी निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो जैसे ही डी और ई को 0 ले लेंगे, बाकी जो 4 टर्म बचे हैं इनकी लिमिट सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस सी विच इज इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। ओके, तो आपका जो फंक्शन बेसिकली पी एक्स रहेगा उस केस में कितना आ जाएगा, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर, दैट मीन सी की वैल्यू 1 थी तो एक्स स्क्वायर। ये आपका पी एक्स है फॉर द टाइमिंग, जिसपे एक्सट्रीमम आपके 1 और 2 पे होने चाहिए। मतलब आप इसको बेटा आप डिफरेंशिएट कर लो हो जाएगा सर आगे। और इसके रूट्स 1 और 2 होंगे, इसके कैसे हो डिफरेंस। जाएगा आगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। सर हाँ जी, आगे का नेक्स्ट क्लास में करा लेना आगे का। क्या कह रहे कंप्लीट हो? नहीं किया वो, आगे का नेक्स्ट क्लास में करा लेना। अच्छा, कंप्लीट नहीं करा है, ओके ठीक है। वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो सर, हम last लोग ऐसे कहते हैं तो 10 तक कंप्लीट कर लिया, राइट? यस सर। यस सर। तो 10 तक का पूरा डिस्कशन हो गया। अब आगे के कितने क्वेश्चन रह गए? सिर्फ 11 क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये जैसे ही हम लोग ठीक लगे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो ना 11 ही क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं आप लोगों के बहुत ज़्यादा इसमें डाउट होंगे। तो आप इंडिविजुअली अपने डाउट स्लॉट में आके पूछ लीजिए, हम इसके लिए स्पेशल क्या डाउट्स रखेंगे। 10 मिनट का काम है मुझे लगता है। यस सर। ठीक है ना, अपना इंडिविजुअल आके पूछ लीजिएगा जैसे आपको डाउट स्लॉट में। ठीक है सर हाँ जी, सर आप नॉर्मल क्लास भी पेन टैबलेट में लगा लिया करो। बेटा नॉर्मल क्लास में पेन टैबलेट पे लगाऊंगा, लेकिन जैसे आप देख रहे हो है ना, बीच बीच में ना वो ड्रैग सा ऊपर हो जाता है, तो थोड़ी सी राइटिंग वगैरह के लिए थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करने दो अभी। तो 3-4 दिन अभी और देखते हैं, फिर उसके बाद मैं पेन टैबलेट पे लूंगा क्लास। ओके सर। इसमें थोड़ा नेट भी कम लगता है और है ना वो सब प्रॉब्लम कम आते हैं, नेटवर्क इशू के प्रॉब्लम कम आते हैं और क्लैरिटी ज़्यादा रहती है ना। यस सर। इसी पे करेंगे, इसी पे करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, प्रॉब्लम्स ना आए ऐसे। सर इसकी पीडीएफ भेज देना प्लीज। ओके, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।